बघतो आता सुट्टी मिळेल तर येईन मी आता. आता मी सांगितलं ना सुट्टी आता नाही मिळेल त्याला मी तरी काय करणार. आता 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 मे मध्ये येईन मला सुट्टी मिळेल तर मी बघतो कसं काय करायचं. 9,000 तक बता देना. मतलब तुझे अभी 7,000 मिलता है ये मत बोलना. फिर 4 महीने बाद तुझे हर क्लाइंट के पीछे 10% कमीशन भी मिलेगा. अरे लेकिन 9,000 पर नहीं माने तो उससे कम में मैं मान जाऊं. ऐसा लगे तो मान जाना, पर ऐसा होना मुश्किल है. क्या है, उन्हें भी काम करने वाले बंदे की जरूरत है ना. क्या हुआ? बाप रे, खून. किसने मारा इसे? लगता है ये तो गया. गया? मुकेश, मुझे लगता है हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए. चलो चलो चले खाली करो. चलो खाली करो. मर चुका है सर. पॉकेट चेक करो इसका. कैसे हुआ ये सब? पता नहीं साहब, जब ये आया था तो इसके साथ एक लड़की थी. उसी लड़के ने गोली मारी इसे? मालूम नहीं साहब, गोली का आवाज सुना फिर एक लड़की और 2 लड़कों को भागते देखा. शेताजी जी काय काम आहेत ना ते आपण नंतर, मी येतो ना, मला मे मध्ये सुट्टी मिळते. आई मी तुला नंतर कॉल करतो. सर ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे बॉडी का आइडेंटिफिकेशन हो सके, सिवाय इस ट्रेन के टिकट के. ये तो 26 मार्च का टिकट है देहरादून जाने का. मेल 24. मतलब ये लड़का 26 को जाने वाला था. वो लड़की और साथ में 2 लड़के कौन थे? उन लोगों को पहले कभी इधर नहीं देखा था और इस लड़के को भी कभी नहीं देखा. तुम लोगों ने फोन किया था ना? जी सर. क्या देखा तुमने? हम लोग तो उस तरफ बैठे थे, गोली चलने की आवाज आई तभी हम यहाँ आए. मतलब ना तुमने लड़के को देखा ना उसके साथ 2 लड़के थे उनको देखा? नहीं सर, हमने उन 2 लड़कों को नहीं देखा, लेकिन उस लड़की को जरूर देखा. शायद वो लड़के बाद में आए हो. ऐसा कैसे हो सकता है? वो 2 लड़के और लड़की साथ में भागे थे ना? तू हमें नई स्टोरी तो नहीं छेप रहा ना? सर वो पहले हम इसी बेंच पर बैठे थे, करीब 12:30 बजे की बात है. फिर ये लड़का यहाँ आया था. मुकेश यार, मुझे 1 महीने की नोटिस देनी होगी. अरे पर तू तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है ना. हाँ यार, देख जॉब तो मैं छोड़ दूंगा, उसकी टेंशन नहीं है, लेकिन डर लगता है ये साले कंपनी वाले मेरी सैलरी ना रोक ले. उनको बता ही मत ना कि जॉब छोड़ रहा हूँ. देख सीधा मंथ एंड में सैलरी ले ले और मेरे यहाँ आ जा. बट तुझे लगता ना मुझे ये जॉब मिल जाएगी? मैंने ऑलरेडी बात कर ली है, वो लोग तैयार है. आतिश तो झूठ बोल रहा है. तो फिर छोड़ देना मुझे. शिरीष, बस तू एक बार आके सैलरी की बात कर ले. तू मेरे फोन क्यों नहीं लेता तू आजकल? बस बात करने का मन नहीं करता. अरे चल जाना यार. आतिश मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, समझा तू? करके लगी तू? ये कॉलेज के लफड़े भी ना. हाँ यार, चल उस तरफ चल. देख आतिश, मैं तुझे बता रही हूँ ये सब करके तेरा कोई फायदा नहीं होगा. सर हम लोग वैसे ही परेशान थे, ऊपर से ये लोग पका रहे थे, तो मैं और शिरीष यहाँ से उठकर दूसरी तरफ चले गए. फिर अचानक गोली चलने की आवाज सुनाई दी. और वो लड़की इस लड़के को क्या वो आतिश नाम से बुला रही थी? मैंने कम से कम 2 बार तो सुना होगा सर. एक 24 साल का लड़का जिसका नाम आतिश था, उसे भरी दोपहर में एक पार्क में गोली से मार डाला गया. 2 लोगों ने उसे और एक लड़की को झगड़ते हुए देखा था और बागीचे के सिक्योरिटी गार्ड ने एक लड़की और 2 लड़कों को बाद में भागते हुए देखा था. पुलिस के पास सिर्फ इतनी सी जानकारी थी, कोई भी सुराग नहीं था कि ये लड़का कौन था जिसका कत्ल हुआ था और उसे क्यों मारा गया था. क्लोज रेंज से फायरिंग हुआ है. आपको क्या लगता है कौन सा वेपन यूज किया गया होगा? बुलेट देखकर लगता है रिवॉल्वर होगा. 900 रुपए और ये ट्रेन का टिकट.
किसी तरह का कोई कार्ड नहीं मिला, पहचान की कोई चीज नहीं। और कहीं से ऐसा भी नहीं लगता कि वो लड़की और साथ के दो जो लड़के थे उनका कोई लूट कर रहा था। सर मुझे लगता है वो इसका सेलफोन ले गए, इसकी बॉडी के पास कहीं नहीं मिला। इस फोटो को अखबार में छपवा दो, एक दो दिन देखते हैं। काफी यंग लड़का था। और हाँ, वो पार्क के आसपास जितने भी कॉलेजेस हैं वहां चेक करो, हो सकता है उनमें से किसी का स्टूडेंट हो। सर लगभग 20 कॉलेजों में जा चुका हूँ, कुछ पता नहीं चला। अखबारों के जरिए से भी कोई जानकारी नहीं मिल रही। हो सकता है पुणे में पढ़ाई ना कर रहा हो। खैर जो भी है, अब तक किसी न किसी को तो आगे आना चाहिए था। किसी भी थाने में ऐसी कोई मिसिंग कंप्लेंट दर्ज नहीं हुई। सर मैंने लड़के को तो ठीक से देखा था, पर लड़की को ठीक से देख नहीं पाया। अब अच्छे से डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगा। हाँ, पर एवरेज लड़कियों जितनी हाइट थी उसकी, कुछ 5 फीट और 3 इंच, लेकिन चेहरा ठीक से नहीं देख पाया था मैं। तुम कह रहे थे आतिश, इसी नाम से बुला रहे थे ना लड़के को? जी हाँ सर, ये नाम मैंने सुना था, क्योंकि वो लड़की ना ये नाम चिल्ला चिल्ला कर ले रही थी। आतिश तू झूठ बोल रहा है। तो छोड़ देना मुझे। आतिश मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मैंने देखा था वो लड़की 2 लड़कों के साथ भाग रही थी। सर उसका चेहरा अभी याद नहीं आ रहा है। जब वो लड़की आई थी तब देखा नहीं था उसको? साहब वो रोजाना यहाँ नहीं आती थी, अगर रोजाना आने वाली होती तो पहचान जाता। अब तो बस यही एक क्लू है, पुणे से देहरादून तक का ये कंफर्म टिकट, मेल 24। हो सकता है ऐसे ही किसी काम से पुणे आया, रहने वाला देहरादून का। सर ये कंफर्म टिकट है, ये इंटरनेट से नहीं बल्कि रेलवे स्टेशन के रिजर्वेशन काउंटर से निकाला गया। इस टिकट के बुकिंग फॉर्म से हमें इस लड़के की डिटेल्स मिल सकती है। ये रहा सर। आतिश मिश्रा। सर इसमें एड्रेस भी है। हाँ, रूम नंबर 13, बॉयज हॉस्टल, PMI कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। इसकी फोटोकॉपी करा के आपको लौटा देंगे। ओके सर। ये लड़का तो हमारे हॉस्टल का नहीं है। लेकिन इसके रेलवे बुकिंग फॉर्म पे आपके हॉस्टल का एड्रेस लिखा है, रूम नंबर 13। एक मिनट, रूम नंबर 13 में तो सेकंड ईयर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट गणेश तावड़े रहता है। नो सर, मैं तो इस लड़के को नहीं जानता। हो सकता है आपके कॉलेज में पढ़ता हो, पहले इस कमरे में रहता हो। अगर ऐसा होता तो मैं इसे पहचानता। इसका नाम कहीं ना कहीं तो रिकॉर्ड में होता।
इस लड़के का काफी कुछ झोल लगता है। एक लड़की से झगड़ा होता है, फिर 2 लड़के आते हैं और इसे गोली मार दी जाती है। कहीं कोई लंबा झोल ना हो, कोई रैकेट वैकेट तो नहीं चला रहा था। खैर, इसका पता तो तभी चलेगा जब ये मालूम होगा कि ये लड़का है कौन। ये लड़का कौन था जो मारा गया और क्यों मारा गया? ये लड़का हर चीज उसके बारे में शक का इजाफा कर रही थी, ना कि उसकी पहचान पर गिरा पर्दा उठा रही थी। कत्ल में लड़की का शामिल होना इस संदेह को बढ़ा रहा था कि इस गुबार के पीछे कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। लेकिन ये लड़का आखिर था कौन? पीएसआई राजपाल, देहरादून सिटी पुलिस स्टेशन। नमस्कार, मैं पीएसआई पाटेकर बोल रहा हूँ, पुणे पुलिस। नमस्कार, बोलिए। हमें यहाँ पार्क में एक लावारिस बॉडी मिली है। उसका संभावित नाम है आतिश मिश्रा। बॉडी पर आइडेंटिफिकेशन के लिए सिर्फ 26 मार्च का देहरादून का एक ट्रेन का टिकट मिला और बुकिंग फॉर्म से भी आतिश मिश्रा ये नाम कंफर्म हुआ है। और आप चाहते हैं कि मैं इसकी तलाश देहरादून में करूं? जी, बॉडी हमने अभी भी रखी हुई है। हम चाहते हैं कि उसके पास पहुंचा जाए जो इसे जानता हो। शायद वहीं से इस मर्डर का कोई सुराग हमारे हाथ लगे। ओके, आप उसकी तस्वीर मेल कर दीजिए, मैं तलाश शुरू करता हूँ। थैंक यू। हाँ बहादुर, बोल, क्या खबर? सर, नाम आतिश मिश्रा ही है। कहाँ का है? सर, मार्केट में एक गारमेंट की दुकान है जिसका मालिक है गुरुनाथ सिंह। सर, सुना है 4 साल पहले ये लड़का इनके यहाँ किराए पे रहता था। ये जानता है उसको। गुरुनाथ सिंह? जी सर। ये तो आतिश मिश्रा है। कहाँ का रहने वाला है ये? घर बाहर आता पता कुछ? सर, इसके पिता का नाम तो जगन्नाथ मिश्रा है और ये मोतीचूर का रहने वाला है। मोतीचूर, जो ऋषिकेश के रास्ते में पड़ता है, वही? जी जी, वही। आपके पास इसके पिता का या घर में किसी और का नंबर है? जी, किसी और का तो नहीं है, पर आतिश का नंबर है मेरे पास, वो भी 4 साल पहले वाला, जब वो किराए पे रहता था। नंबर लिखवाइए। The number you have reached is not in service. The number you have reached. सर, ये नंबर आउट ऑफ सर्विस बता रहा है। ये जगन्नाथ मिश्रा जी का घर है? जी, वो मेरे पति हैं। ये आपका बेटा आतिश है? हाँ हाँ, ये हमारा आतिश है। क्या हुआ? चलो। क्यों, क्या हुआ बेटा? वो पुलिस आई है, आतिश भैया को कुछ हो गया। चल 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 चल। देखिए, संभालिए अपने आप को। आपको अभी पुणे जाना होगा, बॉडी की पहचान करनी होगी। बॉडी अभी भी शवघर में है। मर्डर हुए 1 हफ्ता बीत चुका है। किसने मारा मेरे बेटे को? पता लगाना अभी बाकी है। पुणे पुलिस इसकी तहकीकात कर रही है। पढ़ाई में अच्छा था, स्कूल देहरादून से की और
इंजीनियरिंग पढ़ने यहाँ आया था। हमारी एक ही उम्मीद थी। आपका बेटा इंजीनियरिंग नहीं कर रहा था। हमने जिस कॉलेज में चेक किया वहां से तो नहीं कर रहा था। नहीं, वो किसी PMI। हाँ, PMI कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। हाँ, जी नहीं, आपका बेटा वहां नहीं पढ़ रहा था। ऐसे कैसे हो सकता है? इंजीनियरिंग के तीसरे साल में पढ़ रहा था। हर साल मैं फीस भेजता था। आपके बेटे ने आपसे झूठ कहा है। देखिए, हमें उसका मोबाइल नंबर चाहिए। मर्डर से ठीक पहले किसी लड़की से उसकी लड़ाई हुई थी। आपके पास उसका नंबर तो होगा ही। वो मेरी बेटी रजनी के पास उसका नंबर है। 444-567-645। The number you have called is switched off. बंद अरेस्ट। रिकॉर्ड निकलवाओ। सर, शव की पहचान हो चुकी थी। आतिश के माता पिता आ गए थे और उन्हें शव सौंप दिया गया। अब इस हत्या का मकसद जानना बाकी था और बाकी था उस लड़की का पता लगाना। अब देखना यह था कि क्या आतिश के फोन रिकॉर्ड्स उसके कत्ल के पीछे छिपे इरादे और उसके मुजरिम को पुलिस के सामने लाने में मदद कर पाए। सर, आतिश के मोबाइल पे लास्ट कॉल 4448988789 इस नंबर से 21 मार्च को सुबह 10 बजे किया गया, जिस दिन वो मारा गया। ये नंबर लिस्ट में बहुत बार है। आतिश इस नंबर पे रेगुलरली बात किया करता है। ये कोई सुराग हो सकता है। The number you have called is currently switched off. Switched off. इसके भी रिकॉर्ड्स निकलवाओ। हो सकता है मर्डर के बाद इसे बंद कर दिया। नीना शर्मा, B12 विंध्याचल अपार्टमेंट्स। इसका फोन उसी दिन से स्विच ऑफ आ रहा है जिस दिन आतिश मारा गया था। लगता है हम सही रास्ते पर जा रहे हैं। जी कहिए। नीना शर्मा। जी बात क्या है? नीना शर्मा कौन है? मेरी बेटी है, पर बात क्या है? उसका फोन बंद है, कहाँ है वो? जी पहले ये तो बताइए कि बात क्या है? 24 साल का एक लड़का आतिश मिश्रा का मर्डर हो गया है। आपकी बेटी उसे जानती है? जी लेकिन इसमें वो शामिल नहीं है। एकदम शामिल है। अब आप बताएंगे वो कहाँ है? देखिए सर, वो पहले से ही बहुत परेशान है, बहुत डिप्रेस है, और मैं कह रही हूँ ना, इस सब चीज से उसका कोई लेना देना नहीं है। देखिए मैडम, अच्छा होगा आप हमें उसका कोई पता ठिकाना दे दीजिए, वरना उसे बचाने के इल्जाम में मजबूरन आपके नाम का अरेस्ट वारंट निकालना पड़ेगा। मैं आपको बता रही हूँ ना, इस सब में मेरी बेटी शामिल नहीं है। आप बताएंगी वो कहाँ है? अगर वो शामिल नहीं है तो ना आपको डरने की जरूरत है ना उसे, लेकिन हमारे लिए उससे बातचीत करना बहुत जरूरी है, वरना मजबूरन उसके नाम का सर्च और अरेस्ट वारंट निकालना पड़ेगा। जी अभी वो मुंबई में है, अपने मामा के घर। अच्छा होगा आप हमें उसका कोई ऐसा नंबर दीजिए जो चल रहा हो, ताकि हम उसकी मदद कर सकें। हाँ, अगर वो निर्दोष है तो। नहीं सर, ये वो लड़की नहीं है। हाँ साहब, ये वो लड़की नहीं है। आतिश मिश्रा को जानती थी तुम? कैसे? नीना बताओ, आतिश मिश्रा को तुम कैसे जानती थी?
आतिश का मर्डर हो चुका है और जिस दिन उसका मर्डर हुआ यानी 21 मार्च, उस दिन सुबह 10 बजे तुम्हारे मोबाइल से उसके मोबाइल पर लास्ट फोन कॉल गया था। इस बारे में कुछ कहना है? और देखो, इस मर्डर के बारे में जो कुछ जानती हो साफ साफ बता दो। जी वो रानी उससे बात करना चाहती थी। कौन रानी? रानी हैदर। कौन है ये रानी हैदर? तू उसे ही फोन क्यों नहीं कर लेती रानी? कैसे करती? वो आतिश मेरे फोन तक नहीं लेता। तो तुम मुझसे क्या चाहती है रानी? मैं उससे बस एक आखिरी बार मिलना चाहती हूँ। तो उससे बोलना कि वो मुझे आज आके 12:30 बजे गायतोंडे पार्क पर मिले। बस एक आखिरी बार, हमेशा के लिए सारा का सारा हिसाब किताब खत्म कर देना चाहती हूँ। रानी का ऐसा कौन सा हिसाब था जिसे वो खत्म करने की बात कर रही थी? मुझे नहीं मालूम है। वो आतिश और रानी के बीच की कोई बात थी। ओके नीना, तुम कहती हो तो मैं रानी से मिलूंगा। ठीक है आतिश, लेकिन कोई झगड़ा मत करना। मेरे और रानी के बीच में वैसे ही चीजें ठीक नहीं है। देखो तुम चिंता मत करो, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे हमारे बीच कुछ गड़बड़ हो। ओके? मुझे नहीं पता था रानी आतिश को मार दी। तुम्हारे और रानी के बीच क्या था? आतिश और रानी के बीच क्या था? रानी आतिश से क्यों मिलना चाहती थी? रानी ने मुझे आतिश से इंट्रोड्यूस करवाया था। हाय स्वीटहार्ट। हे हाय। 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 ये नीना है, मेरी बेस्ट फ्रेंड। इसे अपने करियर को लेके थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए थी, तो मुझे लगा तुमसे बेटर कौन हो सकता है हेल्प करने के लिए। अभी क्या कर रही हो नीना? मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और अब सोच रही हूँ कि क्या करूँ। आई मीन पोस्ट ग्रेजुएशन में मैथ्स या फिजिक्स के साथ मास्टर्स करूँ। एक्चुअली मेरा मेन सब्जेक्ट हमेशा से फिजिक्स ही रहा है, बट पता नहीं, आई एम नॉट श्योर। नीना, तुम फिजिक्स को लेकर श्योर नहीं। मुझे लगता है 2 साल बाद तुमने रियलाइज किया कि तुम्हें फिजिक्स पसंद ही नहीं। या लेकिन तुम्हें एक चीज तो डिसाइड करनी होगी। वो क्या? तो रानी आतिश की गर्लफ्रेंड थी और तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड, और उसी ने तुम्हें आतिश से मिलवाया था ताकि पोस्ट ग्रेजुएशन तुम किस सब्जेक्ट से कर सको इस बारे में वो तुम्हें एडवाइस कर सके। जी सर। और तब वो क्या कर रहा था? जी वो कॉरेस्पॉन्डेंट से पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था। आर यू श्योर? हाँ सर। क्यों? क्योंकि घर पे उसने ये कहा था कि वो इंजीनियरिंग कर रहा है। खैर, तो तुम आतिश से मिली और आतिश तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन गया और रानी को डंप कर दी। हाँ, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। बस वो क्या। जाहिर सी बात है, इससे रानी बहुत परेशान हुई होगी। जी। रानी बेल तोड़ेगी क्या? तेरा मुंह तोड़ना है मुझे? रानी मैंने कुछ नहीं किया है, बस वही मेरी तरफ अट्रैक्ट हो गया। अच्छा, तू क्या कोई मिस वर्ल्ड है या फिर मोनालिसा है? क्या है तू? कोई ऐसे ही नहीं अट्रैक्ट होता। जरूर तूने ही डोरे डाले होंगे उसमें। बहुत अच्छी दोस्ती निभाई तूने मेरे बॉयफ्रेंड को मुझसे ही छीन लिया। वो आजकल मेरे फोन कॉल्स तक नहीं ले रहा। और तब जाके मुझे पता चलता है कि तुम लोग दिन भर कॉफी शॉप में बैठे रहते हो, रात भर फोन पर बातें होती रहती है। और तुझे क्या लगा था मुझे कभी पता नहीं चलेगा? जो लोग सच्चा प्यार करते हैं ना, उनसे कोई बात नहीं छुपती। रानी बिलीव मी, मैं तुझे बताने वाली थी लेकिन डर रही थी। मेरे पीठ पीछे रंगरलियां मनाते वक्त तो डर नहीं लगा? दोस्ती निभाने के टाइम डर गई तू? सॉरी रानी, लेकिन तू इतना गुस्सा क्यों कर रही है? देख, बात को समझने की कोशिश कर। अब आतिश मुझसे प्यार करता है। हम सबके लिए अच्छा होगा अगर तू इस बात को मान ले और हमारे रास्ते से हट जा। तुझे जरूर कोई अच्छा लड़का मिल जाएगा रानी। तू ही रख लेना सारे लड़के, तेरा पेट नहीं भरता ना। मैंने तुझे अपनी दोस्त समझकर उससे मिलाया और तूने दगाबाजी करने से पहले एक बार तक नहीं सोचा। और हाँ, एक और बात, ये आतिश है ना, हमेशा के लिए तेरे साथ नहीं रहने वाला। मूंगफली है तू उसके लिए। टाइम
टाइम पास कर रहा है वो तेरे साथ। तेरी दोस्त हूँ इसलिए तुझे बता रही हूँ, वो तुझे यूज कर रहा है और यूज करके फेंक देगा। याद रखना मेरी ये बात। रानी आतिश को तंग करने लगी थी, इसीलिए आतिश ने अपना घर शिफ्ट कर लिया। रानी आतिश को तंग कैसे कर रही थी? जी, तेरे मोबाइल में मेरी जो क्लिप्स है वो मुझे दे दे। रानी मेरे पास तुम्हारे कोई क्लिप्स नहीं है। मैं जानती हूँ कि तूने वो क्लिप्स बनाई थी, और अब जब हम दोनों अलग हो चुके हैं मैं नहीं चाहती कि वो तेरे पास रहे। मैं उन्हें डिलीट कर चुका हूँ। तो फिर अपना फोन दिखा मुझे। क्यों दिखाऊं? अब हम अलग हो चुके हैं। तो फिर मेरी क्लिप्स दे क्यों नहीं देता मुझे? अरे चल जाना यार, पका मत। आतिश, आतिश दरवाजा खोलो। आतिश मुझे वो क्लिप्स दे दे। आतिश मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। वो क्लिप्स कहाँ हैं? मुझे नहीं मालूम है सर। आतिश रानी से बात नहीं कर रहा था, इसलिए रानी बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी, और फिर रानी मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गई थी कि मैं उसे आतिश का नया एड्रेस दे दूं, लेकिन मैंने नहीं दिया क्योंकि मैंने आतिश से प्रॉमिस किया था। अब रानी का आतिश से बात करने के लिए मुझे बार बार फोन करना और आतिश का बार बार उसे अवॉइड करना, इन दोनों के बीच में मैं पिस गई थी। आखिरकार मैंने हार मान ली और आतिश को रानी से मिलने के लिए कह दी। मैं उससे बस एक आखिरी बार मिलना चाहती हूँ, तो उससे बोलना कि वो मुझे आज आके 12:30 बजे गायतोंडे पार्क पर मिले। ओके नीना, तुम कहती हो तो मैं रानी से मिलूंगा। नीना, रानी के साथ आए दो लड़के कौन थे? मुझे नहीं मालूम है सर। ये रानी रहती कहाँ है? रानी हैदर? जी वो तो घर पे नहीं है। कहाँ गई है? वो नागपुर गई है एक दोस्त की शादी में। कौन सी दोस्त? और नागपुर में कहाँ है शादी? वो एक दोस्त है वहाँ पे नागपुर में। चले। अरे आप समझ क्यों नहीं रहे? मैं कह रही हूँ आपको वो नहीं है। अरे आप मुकेश यार, मुझे 1 महीने की नोटिस देनी होगी। अरे पर तू तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है ना। हाँ यार, देख जॉब तो मैं छोड़ दूंगा, उसकी टेंशन नहीं है। क्या चाहिए थी मुझसे? कुछ नहीं, बस तेरे फोन में जो क्लिपिंग्स है वो मेरे हवाले कर दे। मैंने बोला ना डिलीट कर दिया वो। आतिश तू झूठ बोल रहा है। देख मैं जानती हूँ कि तूने मेरी कैसी कैसी हालत में क्लिपिंग्स निकाली। अब तेरा और मेरे बीच कुछ रहा भी नहीं तो फिर छोड़ देना मुझे। नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे, तब तक नहीं जब तक तू अपना फोन या मेमोरी कार्ड मेरे हवाले नहीं कर देती। अरे चल जाना। देखो आतिश मैं बता रही हूँ, मैं तुझे इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी। तो क्या कर लेगी तू? देख मैं तुझे बता रही हूँ, ये सब करके तेरा कोई फायदा नहीं होगा। तो अपने भाई को फोन लगा ली मुझे डराने के लिए। मुन्ना ये नहीं मान रहा, तू आ जा। कर क्या लेगी तू? मैं तुझे कुछ भी नहीं देने वाला। और हाँ, है मेरे पास क्लिप्स। अगर तू मुझे ऐसे ही परेशान करेगी ना तो मैं जरूर उनको यूज करूंगा, समझी? तेव्हा हे करून जातो ना, म्हणून तर एक रानी इसमें कुछ नहीं है, तुम समझो। फोन दो मुझे। तुम समझो इसमें कुछ नहीं है। मैंने कहा तुम क्या है बे? बहुत हीरो बना है। देख मुन्ना, तो बीच में मत आ। ये मेरे और रानी के बीच की बात। ये मेरी बहन है, इसकी इज्जत की बात है। जो ये मांग रही तो उसे दे नहीं रहा है, परेशान कर रहा है उसे। अरे मैं उसे कह चुका हूँ कि मैंने डिलीट कर दिया सब कुछ। तो अपना फोन दिखा के नहीं रहा है? नहीं दिखाऊंगा अपना फोन, और मैं अपना फोन किसी को नहीं दूंगा। क्यों दूं? और हाँ, तुम दोनों से गलतफहमी मत है ना, कैसा कहकर मुझे डरा धमका लोगे, समझे? चलो निकलो यहाँ से, चलो। तो चिप भी नहीं देगा? नहीं दूंगा तो क्या कर लेगा? तो हम खुद ले लेंगे। चल
रानी, मुन्ना और मनोज इस वक्त जुडिशियल कस्टडी में है और पुलिस चार्जशीट तैयार कर रही है। जो हुआ उसके शौक से नीना अब भी उभर नहीं पा रही है और रानी का परिवार तो इस बात पर यकीन ही नहीं कर पा रहा है कि उनकी बेटी किसी का कत्ल भी करवा सकती है। दोनों ही परिवारों को रानी, नीना और आतिश के बीच चल रहे दीवानगी के खेल का अंदाजा भी नहीं था। आतिश का परिवार जहां एक तरफ अपने जवान बेटे के जाने के दुख को झेलने की ताकत बटोरने में लगा था, वहीं दूसरी तरफ ये सोचकर हैरान था कि उनका बेटा परिवार से इतनी दूर रहकर भी हमेशा झूठ ही बोलता रहा कि वो क्या कर रहा है। इस अपराध से जुड़े सभी लोगों की उम्र 20 साल से जरा ही ऊपर यानी कि अर्ली 20s में थी। ये कहना बेवकूफी और बेकार होगा कि ऐसी घटनाएं नई टेक्नोलॉजी की वजह से और बदलते वक्त की वजह से हो रही है। ऐसे में गिरते मूल्यों और आदर्शों का रोना भी बेमानी है, क्योंकि ये सब हमें किसी हल की तरफ नहीं ले जाने वाला है। वक्त बदल रहा है, ये हकीकत है, और बदलते वक्त के साथ चीजें और तेज और बेचैन होती जाएंगी। ऐसे हालात में बच्चों में, नौजवानों में शायद बेसिक समझ पैदा करना ही एक सही तरीका है। उन्हें ये समझाना कि जरूरी नहीं है कि रिश्ते हमेशा सही चलें, आपके मन मुताबिक ही रहें। बहुत मुमकिन है कि वो टूट जाएं, और इस सच्चाई का सामना करना उन्हें आना चाहिए। उन्हें हमेशा ये ख्याल रखना चाहिए कि अपने करीबी और अकेलेपन के पलों को टेक्नोलॉजी के जरिए कैद करना सही नहीं है, क्योंकि जब कभी हालात बदल जाएंगे तब ये एक बहुत चिंता का कारण बन सकते हैं। फिर चाहे वो रिश्ता टूटने की वजह से हो या छोटी सी गलती, छोटी सी फिसलन की वजह से। जितना हम हालात को समझने की कोशिश करेंगे उतना ही हम समाधान के करीब जाएंगे। कहते हैं कि समस्या की पूरी समझ ही समस्या का समाधान है, और अगर आज तक हम इसका समाधान नहीं ढूंढ पाए हैं तो ये इस बात का इशारा है कि अभी समस्या को पूरी तरह से समझना बाकी है। सारा इल्जाम बदलते वक्त और गिरते मूल्यों के मत्थे मढ़ते रहना हमें हल के करीब नहीं बल्कि हकीकत से दूर ले जा रहा है। हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। बापू नहीं आया? वो तो आके चला भी गया। कहाँ? बोला भोपाल जा रहा हूँ। हाँ, है एक औरत भोपाल में। तेरे तरह 24 घंटे मेरा दिमाग नहीं चाटती। और यहाँ जो औरत है तेरी लुगाई, तेरा बेटा, उनका क्या? फूटी किस्मत हमारी जो तेरे संग ब्याह किया, औलाद पैदा की। मैं तुमको ऐसे नहीं जाने दूंगी। रोकने की कोशिश की ना तो हाथ पैर तोड़वा लोगी। चेहरा पूरी तरह से जल चुका है। जेबें चेक करो।
पॉकेट में तो कुछ भी नहीं है सर। दीक्षित आसपास देखो, कुछ मिलता है क्या? सर सर सबूत जैसी कोई चीज नजर नहीं आती। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज। साफ मर्डर केस, पहचान मिटाने के लिए चेहरा जलाया गया। एक बेनाम लाश, चेहरा पूरी तरह से जला हुआ, ना कोई सुराग ना कोई पहचान। पुलिस के सामने एक बात बिल्कुल साफ थी कि लाश की पहचान मिटाने के लिए उसका चेहरा पूरी तरह से जलाया गया था, ताकि ना पहचान होगी और ना ही पुलिस मुजरिम तक पहुंच पाएगी। क्या ऐसा हो सकता है? सर भोपाल और आसपास के सारे थानों की मिसिंग कंप्लेन की जांच की, लेकिन ये लाश तो उनमें से किसी की भी नहीं लगती। अखबारों में जो नोटिस दिया था उसका क्या? अब तक जवाब नहीं आया। दीक्षित, लाश के अंदरूनी अंगों को जांच के लिए संभाल कर रखना होगा, उसके बाद लाश का अंतिम संस्कार करवाओ। सर मर्डर स्पॉट पे दोबारा चलें क्या? शायद कोई सुराग छूट गया। चलो। दीक्षित, जिस दिन हमें लाश मिली ये उस दिन भी था? हाँ सर था तो, लेकिन मुझे लगा केस से कोई कनेक्शन नहीं है, इसलिए ये 100-200 ग्राम की खरीदी नहीं लगती। सर मुझे भी ऐसा ही लगता है कि माल काफी तादाद में था। ये भी तो हो सकता है कि लाश को कहीं और से यहाँ लाया गया। हो सकता है ट्रक या टेम्पो में लाया गया। हो सकता है लहसुन ले जाने वाली किसी गाड़ी से लाश लाई गई। हाँ सर लहसुन यहाँ इतना ज्यादा तो ये भी हो सकता है। आसपास की जितनी भी मंडियां हैं वहाँ पे पूछताछ करो, पता करो कि लहसुन की थोक की बिक्री कहाँ से होती है। पता करता हूँ सर, और ट्रांसपोर्ट वालों से भी पूछताछ करता हूँ। 28 और 29 नवंबर इन 2 दिन की मूवमेंट पता करो। है तो अंधेरे में ही तीर, पर हो सकता है सही निशाने पर जा रहे हैं। और 29 तारीख की बात है साहब। यहाँ तो हर रोज लहसुन बिक्री होती है, सुबह शाम गाड़ियाँ लोड होती रहती है। मुझे सिर्फ 28 और 29 नवंबर की सारी डिलीवरी की लिस्ट चाहिए। 28, 29। ये लीजिए साहब, इसमें सभी व्यापारियों के नाम लिखे हुए हैं। टाइम लिख के नहीं रखते साहब? खरीदार भी हमेशा के और माल लाने वाले भी। हम तो खाते में यही लिखते हैं कि किस दिन कितना माल आया, कितना गया, इसी का हिसाब रखते हैं। इन तीनों पेजेस के जेरोक्स करा दो। जी। दिनेश, छह वेंडर्स। यस सर, 4 भोपाल के और 2 उमरिया के। सबसे पूछताछ करो। नहीं साहब, पता नहीं कौन है। क्यों, क्या हुआ साहब? 28 तारीख को तुम्हारी मंडी में कोई डिलीवरी थी? हाँ साहब, हर 2 दिन में माल जाता। कौन से ट्रांसपोर्ट से डिलीवरी कराते हो? चचेरे भाई का ट्रांसपोर्ट का कारोबार है, वही डिलीवरी संभालता है। उसका नाम और पता? कपिल मौर्य, ये श्रीजी चौक में है, PK&D ट्रांसपोर्ट के नाम से। क्यों,
क्या बात है साहब? सर सारे व्यापारियों से पूछताछ की। 28 नवंबर को सबकी डिलीवरी थी और सबकी गाड़ियां उसी रास्ते से गई जिस रास्ते पर हमें लाश मिली थी। ट्रांसपोर्ट वालों से पूछताछ की? 5 को चेक किया, सबकी डिलीवरी दिन में थी। बस एक चौकसी सप्लायर्स की डिलीवरी 28 नवंबर को देर रात यानी कि 29 को सुबह हुई और ये डिलीवरी हुई चौकसी सप्लायर्स के मालिक राजेंद्र चौकसी के चचेरे भाई कपिल मौर्य का टेम्पो से। सर कपिल मौर्य ट्रांसपोर्ट कंपनी चलाता है, पीकेएनडी ट्रांसपोर्ट कंपनी। मैं अभी उसी से मिलने जा रहा हूँ। पता करो। मैं तो अभी भी अंधी गली पर शायद कोई रोशनी नजर आ जाए। लाश के पास पड़े लहसुन के छिलके और कलियां पुलिस को ले आए सड़क तक, जहां पर ढेर सारे लहसुन पड़े थे। उस सड़क से मंडी, मंडी से लहसुनों के व्यापारी और उनसे ट्रांसपोर्ट तक। लहसुन की तीखी बू पुलिस को यहां तक ले आई थी। क्या यही एक सुराग पुलिस को मरने वाले और मारने वाले तक पहुंचाएगा, या पुलिस वाकई अंधी गली में घूम रही थी? जी हाँ, 28 तारीख को मैंने टेम्पो अपने कजिन भाई राजेंद्र को दिया था, उसका माल मंडी तक पहुंचाने के लिए। वैसे टेम्पो आपने दिया कितने बजे था? 1 मिनट। जी ये शाम को 6 बजे बुक हुआ था और दूसरे दिन सुबह 8 बजे लौटा। यानी कि 14 घंटे। जी। लेकिन मंडी तो यहाँ से सिर्फ 2 घंटे की दूरी पर है। साहब माल लोडिंग अनलोडिंग में टाइम लगता है। टाइम लगता है लेकिन 14 घंटे कुछ ज्यादा नहीं है। 14 घंटे के 2800 रुपए, मतलब 1 घंटे का 200 रेट है। वैसे तो 400 रुपया है, लेकिन राजेंद्र कजिन है, इसके लिए डिस्काउंट है। ये विक्रम कौन है? भतीजा है, राजेंद्र का बेटा है। वो टेम्पो है अभी यहाँ पे? जी बाहरी। अरे साहब बताइए तो बात क्या है? खून हुआ है और हमें पूरा शक है कि उस रात लाश को किसी लहसुन डिलीवरी करने वाले गाड़ी में ही ले जाया गया था। वैसे विक्रम जो उस दिन टेम्पो लेकर गया था करता क्या है? जी बीकॉम का सेकंड ईयर का स्टूडेंट है, यही भोपाल की किसी कॉलेज में पढ़ता है। उसे भनक भी नहीं लगनी चाहिए। अगर उसे पता चल गया तो हम समझ जाएंगे कि इसमें कौन शामिल है। नंबर दो उसका, नंबर। चल चल चलता हूँ, मिलते हैं कल। आ जाओ कल। चल। सर विक्रम चौकसी अपने बाप के लहसुन के माल की डिलीवरी करता है। 28 नवंबर को विक्रम ने ही अपने चाचा से टेम्पो किराए पर लिया था, शाम को ठीक 6 बजे। लेकिन उसने मंडी में डिलीवरी की अगले दिन यानी कि 29 तारीख को सुबह 6 बजे। और कमाल की बात यह है सर कि 2 घंटे के अंदर यानी कि 29 तारीख को ही सुबह 8 बजे टेम्पो पीकेएनडी ट्रांसपोर्ट में वापस आ जाता है। दो घंटे की दूरी तय करने में लगे 14 घंटे। जी हाँ सर, अगर लोडिंग अनलोडिंग के आगे घंटे पकड़ भी लिया जाए तो मैक्सिमम 6 घंटे में काम हो जाना चाहिए। और टेम्पो का किराया लगता है घंटों के हिसाब से लगता है। यस सर। लाश किसकी है, मर्डर किसका हुआ, किस किस का हाथ है इस जुर्म में, अभी भी हम अंधी गली में चक्कर लगा रहे हैं। शकील, इस विक्रम चौकसी की जन्म कुंडली खींच निकाल। ये करता क्या है, कहाँ रहता है, किसके साथ उठता है, किसके साथ बैठता है, सब कुछ। 2 दिन का टाइम दो सर, हो जाएगा।
कॉमर्स का स्टूडेंट है और उसी के कॉलेज का एक लड़का राकेश यादव उसका जिगरी दोस्त है। राकेश पन्ना जिले से आया है, उमरिया में रहता है किराए के कमरे में किसी कुसुम चौहान के घर में। सब ये औरत कुसुम चौहान शादी ब्याह के हॉल में साफ सफाई का काम करती है। कुसुम का लड़का सूरज चौहान और राकेश यादव और विक्रम चौकसी से उसकी काफी अच्छी बनती है। और सब कुसुम का पति नथुलाल चौहान टेम्पो चलाता है। मर्डर से कोई कनेक्शन हो सकता है? ऐसा लगता तो नहीं सर। शकील, सारी जानकारी खोद कर और देख कोई भी एंगल छूट ना रहे। यस सर। दीक्षित, राकेश यादव का फोन नंबर पता करो और विक्रम चौकसी के नंबर से टैली करो। देखो कि उस रात इन दोनों के बीच कोई खिचड़ी पकी है या नहीं। सर, अब तक कोई ठोस सबूत पुलिस के हाथ नहीं लगा था, लेकिन वो इस केस के हर पहलू की हर तरह से जांच कर रहे थे। पीछे छूटे लहसुन के छिलके और कलियां, सिर्फ इन पर टिका था ये केस। विक्रम चौक से लहसुनों से भरा टेम्पो लेकर 28 तारीख की रात को मंडी गया था, उसी दिन जिस दिन ये कत्ल हुआ था। कौन था वो आदमी जिसका इतनी बेदर्दी से कत्ल हुआ था? सर, 28 नवंबर की रात राकेश यादव और विक्रम चौकसी इन दोनों के सेल लोकेशन के मूवमेंट उमरिया से मंडी तक सेम टू सेम है। मतलब उस रात दोनों साथ में? जी सर। और गौर करने वाली बात तो यह है कि उस रात दोनों ने 2 बार उमरिया से उसी सुनसान जगह के लिए मूवमेंट की है। एक बार तकरीबन 6:30 से 8:30 के बीच में और दूसरी बार उमरिया से वो लोग फिर निकले हैं 12 बजे के आसपास। मतलब अंधेरे में चलाया गया तीर एकदम सही निशाने पर बैठा। हाँ शकील, बोल क्या खबर? साहब, नथुलाल का फोन स्विच ऑफ आ रहा है और 28 तारीख से वो घर पर भी नहीं आया है। वो टेम्पो चलाता है ना? हाँ साहब, किराए पर टेम्पो उठाता है। जिस एजेंसी से वो टेम्पो उठाता है वहां पर मैंने चेक किया, वो 27 तारीख के बाद वहां पे टेम्पो उठाने आया ही नहीं। चलो एक लीड तो मिली, चाहे अभी भी अंधेरे में ही तीर चलाना है। कुसुम चौहान का पति नथुलाल लापता है। सबको थाने बुलवा लूं सर? नहीं, पहले कुसुम चौहान से पता करो कि उसे कुछ मालूम है कि अपने पति के बारे में। यस सर। कुसुम चौहान आप ही हो? जी साहब। आपका पति नथुलाल कहाँ है अभी? क्यों साहब, क्या हुआ? वो भोपाल गया है। भोपाल में कहाँ और कब गया था? मैंने पूछा भोपाल में कब और क्यों गया वो? वहां उसने एक औरत रखी है, उसके पास गया। पता बोल। कोई मर्द दूसरी औरत का पता बताता है क्या साहब? ये किसने बताया कि वो भोपाल गया? मेरे बेटे ने बताया। बापू नहीं आया? वो तो आके चला भी गया। कहाँ? बोला भोपाल जा रहा हूँ। जाते जाते तुम्हारे पति ने तुम्हारे बेटे को बताया कि वो भोपाल जा रहा है? हाँ साहब, मेरे बेटे ने तो यही बताया। क्यों, क्या हुआ साहब? हाँ शकील बोल। साहब, चौक थाने से बोल रहा हूँ। 20 नवंबर को सूरज चौहान को हिरासत में लिया गया था, उसके बाप नथुलाल चौहान की शिकायत पे। कंप्लेन क्या थी? सूरज ने बाप को पीटा था साहब। नथुलाल ने थाने में बेटे के खिलाफ रपट लिखवाई, मर्डर अटेम्प्ट की कंप्लेंट साहब। और उसी शाम विक्रम चौक से और राकेश यादव ने उसकी जमानत करवाई। शाबाश। दीक्षित सर, लगता है ना तो हम अंधेरे में तीर चला रहे थे और ना ही अंधेरी गली में बैठे थे। निशाना एकदम सही जगह पर। सूरज, राकेश, विक्रम तीनों को लेकर आओ। यस सर। सुन रहे सूरज, जैसा भी है तो तेरा बाप ही। 16 साल का हो गया तू, पूरी जिंदगी पड़ी तेरे आगे। ये मारपीट छोड़ और अपने बाप को सुधारने की कोशिश कर। बाप को सुधारने की कोशिश करो, जैसे कि सुधरने ही वाला है ना वो। कुत्ते की दुम है वो। मैं और मेरी माँ तंग आ चुके हैं उससे। आखिर कब तक बर्दाश्त करें उसे?
सूरज तू ये सब में मत पढ़, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, अपने फ्यूचर के बारे में सोच और अपनी जिंदगी बना। बन चुकी जिंदगी, ऐसा बाप होगा तो क्या खाक जिंदगी बनेगी? ये भोपाल वाली औरत कौन है? सुअर किधर कचरा खाता पता नहीं है। एक हफ्ते से तुम्हारा पति घर नहीं लौटा, तुमने जरूरी नहीं समझा कि पता करो वो कहाँ है? थाने में कोई कंप्लेंट भी नहीं की उसके लापता होने की? क्या फर्क पड़ता है साहब, आया नहीं आया, हमारा तो वो रहा नहीं। लापता रहे या उस औरत के पास, हमें क्या। हाँ विक्रम बोल। राकेश, कल मंडी में एक डिलीवरी करनी है, कल करना है काम? एक सेकंड रुक, पूछता हूँ सूरज से। ओए, वो कल का पूछ रहा है, करना है कल? हाँ कल ठीक है। हाँ ठीक है, वो हाँ बोल रहा है, कल का ही रखते हैं। सूरज आ रहा है। माँ घंटे भर में आ जाएगी। एक काम करते हैं, लाश को ऊपर के कमरे में ले जाते हैं, 6 बजे तक वो विक्रम टेम्पो लेके आ जाएगा। उसके बाद इसको ठिकाने लगाने के लिए कोई सुनसान जगह देखते हैं। हाँ। ये जगह ठीक लगती है? हाँ है ना, ये सही है, सुनसान है, कोई आता जाता भी नहीं है लगता है। मैं रात 10 बजे बापू के गोडाउन से माल लेके निकलूंगा। पागल है क्या? 10 बजे पूरी बस्ती जागती रहती है, ऐसा नहीं करेंगे। तो ठीक है, 12 बजे पहुँचता हूँ। हाँ ये ठीक है। ठीक है, 12 बजे पहुँच के लाश उठाएंगे, यहाँ डालेंगे और फिर माल की डिलीवरी करते हुए सुबह तक वापस आ जाएंगे। ये ठीक रहेगा। चल अभी चलते हैं। हाँ विक्रम बोल। हाँ सुन राकेश, मैं टेम्पो लेके बस्ती के बाहर खड़ा हूँ, आ जाओ। हाँ आ जा। नहीं, एक काम कर, टेम्पो लेके अंदर मत आ, टेम्पो की आवाज़ से कोई भी जग सकता है। टेम्पो को ही छोड़ दे, तू आ जा, हम लोग लाश को हाथ में लेके जाएंगे। चल ठीक है, 5 मिनट में पहुँचता हूँ। ठीक है।
मंडी के रास्ते में जंगल में जो हमें लाश मिली वो तुम्हारे पिता नथुलाल चौहान की थी। हाँ साहब, उसी की लाश थी और उसे मारा भी मैंने ही है। इसमें मेरे दोस्त राकेश और विक्रम का कोई हाथ नहीं। उसका खून भी मैंने ही किया और उसकी लाश को भी मैंने ही ठिकाने लगाया। तुम्हारे जुर्म का हिसाब करना, क्या सही क्या गलत, ये हमारा काम नहीं, पर तुमने जो किया वो जुर्म है और इस जुर्म का नतीजा भी तुम्हें भुगतना हो। भुगत ही तो रहे थे साहब। इतने बरसों से मैं और मेरी माँ दोनों जब तक जिंदा था एक पैसे का सुख नहीं। ना तो दारू छोड़ता, ना ही नशा छोड़ता और ना ही हमें छोड़ता। उसके साथ जीना किसी सजा से कम नहीं था साहब। मेरी माँ को बहुत परेशान करता था। आखिर कब तक सहन करता मैं? आखिर कब तक चुपचाप बर्दाश्त करता? मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था साहब, और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। सूरज को जुवेनाइल होम भेज दिया गया है और राकेश और विक्रम कोर्ट की हिरासत में हैं। इन तीनों पर खून के इल्जाम में आईपीसी की धारा 302, अपराध के सबूत मिटाने के लिए धारा 201 और साझे जुर्म में शामिल होने के लिए धारा 34 के तहत कार्रवाई होगी। पुलिस चार्जशीट फाइल करने की तैयारी में है। जब माँ बाप में से कोई एक इतना गैर जिम्मेदार हो जाए कि घर में सबकी जिंदगी नर्क बनने लगे, तो बच्चे क्या करें? चुपचाप सहते रहें, नजरअंदाज करके जीते रहें, या फिर अपना नसीब मानकर सब कुछ यूं ही चलने दें? जवाब मुश्किल है, खास तौर पर तब जब कोई हल नजर ही ना आ रहा। सूरज चौहान ने जो कुछ किया वो हल नहीं था, वो जुर्म ही था, क्योंकि किसी इंसान को दूसरे की जान लेने का हक नहीं है। अगर कोई करीबी इंसान आपको तकलीफ देता हो तो क्या उसे छोड़ देना एक उपाय हो सकता है? ज्यादातर औरतें और बच्चे समाज के डर से या असुरक्षा की भावना से इस तरह की जिल्लत चुपचाप सहते रहते हैं। ये सच है कि समाज ऐसे पीड़ित लोगों के प्रति संवेदनशील होता है और लोग उनकी पीड़ा को समझते भी हैं। बहुत बार समाज ऐसे लोगों की मदद भी करता है और उन्हें अपना नए सिरे से जीवन शुरू करने की हिम्मत भी देता है। लेकिन मुश्किल हालात का सामना कर उनसे दूर जाने का फैसला तो आखिर उन्हीं लोगों के हाथों में है जो उस मुश्किल का सामना कर रहे होते हैं। यातना सहने से अच्छा है कि यातना देने वाले से अपने आप को हमेशा के लिए दूर कर लिया जाए। यातना देने वाले को मिटा देना ये कोई समस्या का हल नहीं है। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल दस्तक में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, किसी की जान लेने से आपकी समस्याएं हल नहीं होंगी, बल्कि आपकी और आपके अपनों की समस्याएं और बढ़ जाएंगी। जय। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।